अब शुरू होता है चैप्टर 952। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। डैनिस डर के मारे उछल पड़ा। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके हाथ ने अपने आप दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। बैंग! आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद उसे होश आया, मैं कर क्या रहा था? और एंडरसन वो क्या करने वाला था? उसने काले दस्ताने उतार दिए। माथे पर शिकन पड़ी। अंदर जाने की जिज्ञासा तो थी, पर उसने फैसला किया सबसे सही यही होगा कि वो अपने कमरे में लौटे, सामान बांधे और तुरंत चला जाए। कैप्टन हमेशा कहती हैं, अज्ञात के प्रति भय और सम्मान बनाए रखो। तो हाँ, दूरी ही बेहतर। डैनिस मुड़ा ही था कि पीछे से क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुला। एंडरसन बाहर आया। उसकी कमीज का निचला हिस्सा अब भी खुला था। हाथ में डल पिच ब्लैक नाइफ, चेहरे पर अजीब सी भावनाएं। वो बोला, तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? डैनिस ने तुरंत मौका पकड़ा और व्यंग किया, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमने मर्जियत नहीं लिखी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। एंडरसन ने गाल मलते हुए कहा, तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ? डैनिस ने आंखें सिकोड़कर पूछा। मुझे हमेशा लगता है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एंडरसन जोर से हंस पड़ा। हाँ, मुझे कुछ समय पहले पकड़ लिया गया था। मुझे अजीब खून और तरह तरह की चीजों के मिश्रण में भिगोया गया। ये सड़न मेरे शरीर को लंबे समय तक खाती रही। फिर मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सा क्रिसलिस, एक कुकून बन गया। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हाई सीक्वेंस हंटर पाथवे के बियॉन्डर्स इसकी ओर खिंचे चले आए। उसने अपने पेट की ओर इशारा किया। डैनिस अवाक रह गया। ऐसी चीज मैंने कभी नहीं सुनी। अगर तुम दूसरे सेक्स के होते तो मैं समझता तुम प्रेग्नेंट हो। रिवाइवल स्क्वायर में जो अजीब चीज आई थी वो तुम्हारे पेट वाले क्रिसलिस की वजह से थी। एंडरसन ने सिर हिलाया। तो तुम पेट खोलकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे? एंडरसन ने ईमानदारी से कहा, हाँ, डर है कि ये आगे मुझे नुकसान ना पहुंचाए या डेमीगॉड्स को आकर्षित ना करता रहे। मुझे ये समस्या जितनी जल्दी हो सके हटानी है। डैनिस ने बाहें चढ़ाई कर पूछा, तो फिर कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें याद आया कि वसीयत नहीं लिखी, या मुझे गवाह मुनाना चाहते हो? उसने होंठ फिरकड़ाए और हंस पड़ा। "हाँ, बुरा नहीं लगता है, तुम्हारा प्रवोकर पोषण लगभग बच गया है। फिर गंभीर होते हुए बोला, ध्यान से सोचने के बाद मुझे लगता है इसे सीधे निकालना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे मुझे खून में भिगोते क्यों? सीधे पेट खोलकर कुकून डाल देते और सीधे थे। फिर वो ठहर कर बोला, क्या तुम्हारे पास गरमन स्पैरो से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है? उसने इतना कुछ झेला है और बहुत जानता है। मैं उससे सलाह लेना चाहता हूँ। डैनिस ने तुरंत झुंझलाहट से कहा, नहीं, गोल्डन ड्रीम छोड़ने के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। एंडरसन मुस्कुराया। जब तुम उसे पत्र लिख रहे थे मैं उसके पास ही था। मैंने उसकी मैसेंजर को भी देखा है। डैनिस का चेहरा जम गया। कुछ पल बाद उसने जबरन मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम खुद उसकी मैसेंजर को समन क्यों नहीं कर लेते? एंडरसन ने गला छुआ और बोला, मुझे रिचुअल पता नहीं है। डैनिस को अब भी शक था कि एंडरसन कोई जाल बिछा रहा है। वो गरमन से अपने संबंध की पुष्टि नहीं करना चाहता था, इसलिए बोला, एक्चुअली तुम कैप्टन से मदद ले सकते हो। वो बहुत ज्ञानी है। गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की चर्च से भी मदद ले सकती है। तुम्हें जरूर समाधान मिल जाएगा। अगर तुम शर्माओ तो मैं बात कर दूं। ये सुनते ही एंडरसन का चेहरा खिल उठा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मैंने सामान बांध लिया है, कब निकले? डैनिस कुछ सेकंड्स तक खाली नजर से देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि वो फिर से एंडरसन के जाल में फंस गया है। वो कमरे में लौटा, बियर खत्म की, सामान ठूसा और एक पत्ता छोड़ दिया, सोने जैसे पैटर्न वाला सूखा पत्ता। ये वही टोकन था जिससे वो नॉर्थ स्टेट के जनरल माइक सेंचेस से संपर्क करता था। गरमन के निर्देशानुसार उसे यहीं छोड़ना था। जैसे ही डैनिस का कमरा खाली हुआ, एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उसके आसपास 2 मीटर ऊंची स्कारलेट फ्लेम भड़क उठी। उस आग से एक आकृति उभरी। सिल्क टॉप हैट, ब्लैक फॉर्मल सूट, सफेद साइड बर्न्स, गहरी नीली आंखें, परिपक्व व्यक्तित्व। वो ड्वेन डांटेस के रूप में परिवर्तित क्लेन था। उसने पत्ता उठाया और रिवाइवल स्क्वायर के चक्कर लगाते हुए व्हाइट फेदर स्क्वायर पहुंचा। वही कुकुवा का केंद्र। जनरल माइसेंचस का निवास भी यहीं था, एक गहरे डेथ कैथीड्रल के बगल में। लुएनिस जेंटलमैन के रूप में क्लेन वहां बेहद अलग दिखता था। बलाम के स्थानीय लोग, भूरे रंग की चमड़ी, घुंघराले काले बाल, नरम चेहरे के नैन नक्शे, किसी उत्तरी देश के व्यक्ति को लगभग एक सा ही दिखते। वे सभी अपनी कमर पर डलावा नामक फल टांगते, उसे खाली करके बोतल की तरह इस्तेमाल करते। ज्यादातर उसमें ग्वाडार पीते, जो खट्टा मीठा ठंडा और ताजगी देने वाला पेय था। क्लेन मन ही मन बोला, इसे चखने का मौका पहले नहीं मिला। जनरल के घर पर क्लेन ने हैगिस से मिलने का अनुरोध किया। कुछ मिनट बाद 30 साल का एक व्यक्ति बाहर आया, बलाम का निवासी, पर बाल सीधे करके लुएन के संभ्रांत वर्ग की तरह कपड़े पहने हुए। उसने शुद्ध लुएनिज में कहा, गुड आफ्टरनून, आई एम हैगिस। क्लेन मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्थानीय व्यक्ति लोएन के नोबल्स की एक्सेंट इतनी अच्छी तरह सीख सकता है। हैगिस बोला, लोएन के कई नोबल बच्चे ईस्ट और वेस्ट बलाम आते रहते हैं। मैं भाग्यशाली था कि उनसे सीख पाया। फिर उसने जोड़ा, मेरे मित्र
कर्नल एल्फ्रेड हॉल एक अर्ल के दूसरे पुत्र हैं, वो भी लोएन से हैं। हॉल? क्लेन हल्का हंसा। मैं अर्ल हॉल से एक चैरिटी पार्टी में मिला था। दुनिया कितनी छोटी है। हैगिस ने सहमति में सिर हिलाया। शायद ये भाग्य का प्रबंध है। वो क्लेन को अंदर ले गया। साइड डोर से गुजरते हुए क्लेन ने ऊपर देखा। स्टेन ग्लास पर सूर्य की रोशनी पड़ने से रंगीन चमक फैल रही थी, मानो कोई दृष्टि उस पर से गुजर रही हो, जैसे कोई देख रहा हो। अब शुरू होता है चैप्टर 953 प्रोफेसी। क्लेन ने बिल्कुल स्वाभाविक अंदाज में नजरें वापस खींच लीं, अपना गोल्ड इनलेड केन पकड़ा और हैगिस के पीछे पीछे जनरल के रेजिडेंस में दाखिल हो गया। अंदर का वास्तु सदर्न कॉन्टिनेंट से एकदम अलग था। यहां कमरों को जानबूझकर डार्क और ग्लूमी बनाने के लिए लाइट मैनिपुलेशन नहीं की गई थी, न ही ह्यूमन बोन्स को बोल्ड डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसके बजाय पूरा माहौल नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जैसा था और ऊपर से इंटिस की इन्फ्लुएंस साफ महसूस होती थी। हर कॉलम पर सेगमेंट में लगी गोल्ड फॉयल चमक रही थी। म्यूरल्स के वार्म कलर्स, एम्बेडेड गोल्ड वाली स्कल्पचर्स और ऊपर से उतरती एक खूबसूरत स्पाइरल स्टेयरकेस जो चारों फ्लोर्स को जोड़ती हुई बीच हॉल में आकर खत्म होती थी। दृश्य बेहद ग्रैंड था। क्लेन मन में बोला, चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन द्वारा नियंत्रित देशों की गोल्ड आर्ट वर्क वाकई सबसे आगे है। नया अमीर जैसी भड़कीली फीलिंग भी नहीं देती। उसकी निगाह स्टेयरकेस और कॉलम्स पर लगे पाम साइज्ड गोल्डन एंजल्स पर गई। एक पल के लिए उसे उन्हें छूने की इच्छा हुई, पर उसने खुद को रोक लिया। दोनों तरफ खड़े गार्ड्स को देखते हुए उसने कैजुअली हैगिस से पूछा, क्या कर्नल एल्फ्रेड हॉल ने वेस्ट बालाम में काफी बड़े योगदान दिए हैं? हैगिस ने लोएन के नोबल एक्सेंट में सिर हिलाया। वो बहुत दृढ़ और बहादुर आदमी है। उसने एक बार 30 साहब से कुछ ज्यादा लोगों की स्पेशल टीम लेकर इंटिस के एक बटालियन 1000 से ज्यादा सैनिकों पर रेड किया था और उन्हें पूरी तरह क्रिपल कर दिया था। सुना है ईस्ट बालाम में भी भारी योगदान दिए हैं, इसीलिए 30 साल की उम्र से पहले ही कर्नल बन गया। क्लेन ने सोचा, काफी इंप्रेसिव। शायद मिस जस्टिस का भाई अब एक काफी हाई सीक्वेंस वाला बियॉन्डर बन चुका हो। हर अरिस्टोक्रेटिक परिवार में कुछ लोग बियॉन्डर पाथ पर चलते ही हैं। है। अभी अगर मिस्टर एल्फ्रेड कड़ी मेहनत से हाई सीक्वेंस तक पहुंचकर ब्रिगेडियर या मेजर जनरल बन भी जाए, तो बैकलैंड लौटकर जब देखेगा कि वो अपनी ही बहन के डॉग के सामने कुछ नहीं, तो कितनी शर्मिंदगी होगी। आज दवा पीकर आए क्लेन ने इस मजाक का सहारा लेकर अपना मेंटल स्टेट एडजस्ट कर लिया। उसने एल्फ्रेड पर आगे सवाल नहीं किए और पूछा, मैंने देखा है ईस्ट और वेस्ट बालाम की ट्रेडिशंस में काफी डिफरेंस है। यहाँ कई घरों में ह्यूमन बोन्स डेकोरेशन की तरह मिलते हैं, बट ईस्ट बालाम में नहीं। कई बार आया हूं पर कभी पूछ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। हैगिस चलते चलते रुक गया और स्टेयरकेस की तरफ इशारा किया। मिस्टर डेंटीज, जनरल कुछ ही मिनटों में यहां होंगे। फिर वो हल्का हंसा। हड्डियों वाली ट्रेडिशन आम नहीं है। केवल वे फीफ्स जहां रॉयल फैमिली ऑफ बलाम एम्पायर का आधिपत्य था, वहीं ये जारी रही। हमारे लिए परिवार के किसी सदस्य की मौत का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं है। दफनाने के बाद हम उनके शरीर की एक हड्डी घर में रखते हैं ताकि लगे कि मृतक अभी भी परिवार का हिस्सा है। कौन सी हड्डी रखनी है, ये इंटरिंग प्रीस्ट एक रिचुअल के जरिए तय करता है। सबसे सिंबॉलिक हिस्सा स्कल होता है। कुछ परिवार तो स्कल को वाइन कप में बदल देते हैं और उसे सिर्फ सबसे सम्मानित मेहमान आने पर इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर डेंटीज, इस बार डील सफल होती है तो मैं आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं अपने दादा की स्कल में फिनिस वाइन डालकर आपकी इज्जत बढ़ाना चाहूंगा। क्लेन का एक्सप्रेशन लगभग टूट गया। उसे साफ लगा ये लोकल कस्टम वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो हंसने और परफंक्तरी जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजर स्टेयरकेस से उतरती एक आकृति पर पड़ी। वो आदमी टोपी नहीं पहने था। ब्लैक मिलिट्री अटायर पर चमकते गोल्ड बटन्स और उसके ऊपर ब्लड रेड सैश। त्वचा हल्की भूरी, चेहरे की बनावट नरम, पर फेशियल फीचर्स बीच में सिमटे हुए थे, जिससे चेहरा और बड़ा दिखता था। क्लेन, जिसने अलग अलग चैनल से उसकी जानकारी जुटाई थी, तुरंत पहचान गया। वेस्ट बालाम के नॉर्दर्न स्टेट का एब्सोल्यूट रूलर जनरल मेई सैंचेज। ऊपर से वो लोएन इंटिस फेनो पॉटर फेसहैक और रेजिस्टेंस के बीच बैलेंस बनाए रखता दिखता था, पर असल में न्यूमरस एपिस्कोपेट के रॉयल फैमिली फैक्शन से उसे समर्थन मिलता था। उसे शक था कि उसका चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से भी मजबूत संबंध है। जहां तक उसकी स्ट्रेंथ की बात है, तो वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना और एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया दोनों ने कहा था कि वो सीक्वेंस 5 है, पर वो किस पाथवे से है किसी ने नहीं बताया। उसकी पावर स्पिरिट से संबंधित दिखती थी, पर उसके पास डेथ पाथवे का मिस्टिकल आइटम भी था।
क्लेन ने सिर झुकाकर टोपी उतारी, हाथ छाती पर रखा और बोला, गुड आफ्टरनून योर एक्सेलेंसी। उसी क्षण उसे लगा कहीं ऊपर किसी अनजान जगह से निगाहें उस पर टिक गई हैं, जैसे गोल्डन एंजल स्टैच्यूज पर चमकती रोशनी या स्टेन्ड ग्लास से आती झलक बस उस पर अटक गई हो। हेलो देयर मिस्टर डेंटीज, मे सैंचेज ने डुटैनीज में कहा। क्लेन, जिसने अपने मार्ionette के जरिए डोटैनी सीख ही ली थी, आसानी से समझ गया और ईस्ट वेस्ट बालाम में घूमते हुए उसे बार बार लगता रहा था कि डोटैनीज में अचेम्प्ट फेस हैक जैसी हल्की समानता है। हालांकि दोनों भाषाएं अलग सिस्टम्स की थीं, पर कुछ डिटेल्स ऐसे थे कि किसी कॉमन हेरिटेज का आभास होता था। बस इतना तय था, ये हेरिटेज योटन नहीं था। क्लेन ने प्रिटेंड किया कि उसे कुछ अनयूजुअल नहीं महसूस हुआ और जनरल से बहुत नेचुरल तरीके से बातें की, जब तक कि जनरल ने टॉपिक्स को आर्म्स डील की तरफ न मोड़ दिया। हाउ मेनी गुड्स डू यू हैव इन टोटल? क्लेन मुस्कुराया और बोला, 3 से 4 हजार लोगों को इक्विप करने लायक, साथ में कुछ कैनन्स भी। जनरल ने कहा, प्राइस बताइए। क्लेन ने सोचकर कहा, अगर आपको गुड्स को नॉर्दर्न स्टेट तक मुझसे डिलीवर करवाना है तो 50,000 पाउंड्स। अगर आपके सैनिक साथ आएं, गुड्स खुद ले जाएं और आगे की सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट संभाले तो सिर्फ 40,000 पाउंड्स। वो तुरंत बोला, द लैटर, डाउन पेमेंट ले लेना और मेरे आदमियों के साथ जाना। जैसे ही वे गुड्स देखकर उन्हें कैरेजेस पर लाद देंगे, बाकी पेमेंट दे दी जाएगी। वो थोड़ा रुका और बोला, बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास लोएन गोल्ड पाउंड्स कम है। क्लेन ने सहज भाव से कहा, आप सीधे गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स या गोल्ड ब्रिक्स में भी भुगतान कर सकते हैं। जनरल ने तुरंत कहा, डील। हैगिस को कहूंगा कि कल आदमी और पैसा लेकर तुम्हारे पास आए। क्लेन ने मन में सोचा, नॉट बैड, ऐसे लोग पसंद आते हैं जो हैगलिंग नहीं करते। फिर एक हल्का संदेह आया, क्या मैंने दाम कम तो नहीं रख दिया? क्लेन के जाने के बाद मे सैंचेज ने ऊपर देखा और पूछा, योर एक्सीलेंसी लूका, क्या यही वो व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? एक मंजिल ऊपर खूबसूरत स्टेयरकेस पर एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। व्हाइट रोब पर ब्रास लाइंस, व्यवस्थित सफेद बाल और ग्रे ग्रीन आईज इतनी गहरी की तलहीन लगती थीं। उस बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, पक्का नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसी कहती है कि अगले 2 दिनों में मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मेरी भविष्य की मुश्किलों को सुलझा सके। पर यह आदमी बहुत साधारण लग रहा था। बियॉन्डर के अलावा उसमें कुछ खास नहीं दिखा। बेशक गहरे तत्व में देख नहीं पाया। हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा अस्तित्व हो जो कम से कम मेरी बराबरी का हो। कुछ क्षण बाद उसने कहा, मैं ड्रीम का सहारा लूंगा, शायद कुछ और पता चले। क्या आपके लिए मैं एक विशेष कमरा तैयार करवाऊं? जनरल ने आदर से पूछा। लूका ने सिर हिलाया, यहीं एक्टिविटी रूम चलेगा। 4 घंटे बाद समय सबसे उपयुक्त रहेगा, तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो कमरे में गया, सोफे से टिककर बैठ गया, आंखें बंद की और मौन में उतर गया। धीरे धीरे शाम ढली और बुजुर्ग अंततः सो गया। ड्रीम में वो जनरल के रेजिडेंस के हॉल में खड़ा था, स्टेयरकेस के पहले स्टेप पर। बगल में मे सैंचेज और कई गार्ड्स। उसके सामने ड्वेन डैंटीज खड़ा था। अचानक वो मुस्कुराया, एक अस्वाभाविक एग्जैजरेटेड मुस्कान। ऊपर से पोकर कार्ड्स गिरने लगे, चारों तरफ फ्लेम्स उठी। लूका की आंखें अंधियारी पड़ गईं और डैंटीज का शरीर अजीब बेचैन अंधेरे में डूब गया। व्हाइट रोब्ड बुजुर्ग ने दोनों बाहें फैलाईं, उसके सीने में एक डार्क वॉर्टेक्स खुल गया और वो डैंटीज को निगल गया। पर इससे पहले कि वो स्थिति समझे, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने बगल में देखा, मे सैंचेज का चेहरा पिघलने लगा और पल भर में वो दूसरा ड्वेन डैंटीज बन गया। उसी समय हैगिस और सभी गार्ड्स एक एक करके ड्वेन डैंटीज में बदल गए और सबकी निगाह सीधे लूका पर। लूका झटके से उठ बैठा। मे सैंचेज उसके पास खड़ा था। लूका भारी सांसों में बोला, मुझे उस सज्जन से खुद मिलना होगा और उसके पीछे जो डेमीगॉड है उसे भी देखना होगा। फिर उसने खिड़की की ओर देखा। स्ट्रीट लैंप्स जल चुके थे, बाहर अंधेरा था और क्रिम्सन मून इस बार फिर रक्त रंजित दिखाई दे रहा था। एक और ब्लड मून। होटल के कमरे में फोर्स ने पसीना पोंछा और धीमे से बुदबुदाई, थैंक यू गॉड, मिस्टर फूल, इस साल बहुत ज्यादा ब्लड मून्स हो रहे हैं। पिछले वाले को तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तैयारी का समय ही नहीं मिला। वो डेलेयर फॉरेस्ट के पास एक टाउन में पहुंची थी। शियो के साथ एक रूम शेयर किया था और कल सुबह अबैंडन्ड कासल में इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार थीं। पर जैसे ही वो रेस्ट करने को लेटी, ब्लड मून उगाया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसका शरीर जड़ हो गया। शियो, जो उसे जल्दी सोने की सलाह दे रही थी, पहले से जाग रही थी और उसकी बड़ी खुली आंखें सीधे फोर्स को देख रही थी। अब शुरू होता है चैप्टर 954, स्ट्रेंज एंशिएंट कासल। फोर्स की निगाह और शियो की निगाह बीच ही हवा में टकराईं और दोनों कुछ समय तक चुप रहीं। कुछ देर में फोर्स ने सूखी हंसी की एक आवाज निकाली, तुम सो नहीं पाई क्या? शियो ने भौएं चढ़ाई और बोली, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बताया नहीं था क्या?
जब भी फुल मून आता है मेरा हाल अच्छा नहीं रहता, और ब्लड मून पर तो और भी बुरा। फोर्स ने जैसे कुछ सामान्य बात बता रही हो वैसे कहा। शियो ने उसे नापा और कंबल खींच लिया। तुमने तो स्लीपिंग पिल्स लाई थी ना? जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। शियो ने और ज्यादा पूछताछ नहीं की तो फोर्स ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी फॉरेस्ट में जाना है। शियो ने कुछ नहीं कहा। उसने कंबल कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। जल्दी ही उसकी सांसें भारी और समान हो गईं। फोर्स छत को घूरती रही, उसके विचार भागते रहे और किसी बिंदु पर वह भी सो गई। अगले दिन दोपहर में डिलेयर फॉरेस्ट के कोरे इलाके में एक धसा हुआ आचीन कासल, जिसके ऊपर हरी बेलें चढ़ी थीं। फोर्स ने माथे का पसीना पोंछा और बाहर निकलते हुए कहा, आखिर हम पहुंच ही गए। शियो ने उसे एक नजर मारकर कहा, होटल के बॉस ने कहा था कि यहां पहुंचने में बस 2 घंटे लगेंगे। वे सुबह 6 बजे निकल चुके थे, पर पहुंचने में करीब 7 घंटे लग गए। फोर्स के होठों के कोने ट्विच हुए। थ्योरी और रियलिटी अलग होती है। आखिर में रास्ता खत्म हो गया था, हमें खुद ट्रेल खोजनी पड़ी। शियो ने अपना ट्रायंगुलर ब्लेड निकाला, सिर हिलाया और कहा, तुम्हें शुरू में ही पता होना चाहिए था, पर तुम होटल के बॉस के सलाह पर गाइड नहीं ले रही थीं। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होती। देखो, हम तो पहुंच भी गए ना, टाइम भी परफेक्ट है। व्रेट्स और घोस्ट्स इस समय कमजोर ही होंगे। फोर्स ने जोर से मुस्कुराने की कोशिश की। लेमानोस ट्रैवल्स एक हाथ में पकड़कर दूसरी से इशारा किया। पहले समझ नहीं आया, पर जितना सोचती हूँ उतना कंफ्यूज होती जाती हूँ। शियो ने भी उस पुराने महल की ओर देखा जो बेलों में अटा था। फोर्स ने बहाना निकालते हुए कहा, बताओ, किसने जंगल के बीच में कैसल बनवाया होगा और ट्रेल क्यों नहीं खोला? पर वह खुद भी शब्द पूरा होने से पहले अजीब सा महसूस करने लगी। शियो ने सोचा, शायद पहले ट्रेल था पर समय के साथ मिट गया होगा। फोर्स ने कान के पास बाल संभाले और सिर हिलाकर कहा, तो फिर क्यों छोड़ दिया गया? अगर सुरक्षा का ख्याल रखा गया होता तब भी ऐसे खाली इलाके में बड़े पैमाने पर बनाना खतरनाक था। अगर यह बस वेकेशन स्पॉट था तो नोबल्स ऐसे त्यागते नहीं। रिपेयर और मेंटेनेंस मुश्किल हो तो छोड़ते नहीं। शियो ने अचानक कहा, क्या यह हॉन्टेड है? कुछ सेकंड सोचकर फोर्स ने कहा, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कासल बनाए और बियॉन्डर्स को नहीं रखे। 3 चर्चेज और किंगडम की सरकार को इसकी जानकारी ना हो यह भी अजीब है, वरना बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स ऐसे छोड़कर नहीं जाते। फिर उसने एक संभावना उठाई, ये कोई सैंग्विन का आचीन कासल तो नहीं? ऐसे क्रीचर्स कम आबादी वाले स्थान पसंद करते थे, डार्क फॉरेस्ट और पुरानी किलों से जुड़े रहते थे। ऊपर से इस कासल की जानकारी भी सैंग्विन से ही आई थी। शियो ने पहले सहमति में हिली, फिर नाखुश हुई। क्या सैंग्विन घोस्ट से डरेंगे? उनके पास निपटने के तरीके होंगे? फोर्स ने मिस्टर मून का व्यवहार याद किया और अपनी हाइपोथेसिस नकार दी। बाद में उसने कहा, अनलेस कोई दिक्कत इतनी बड़ी हो जो आसानी से हल ना हो, जिस वजह से बड़े लोग ही इससे तवज्जो नहीं देते। ऐसी स्थिति में उनका ऑपरेशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा खतरनाक बन सकता था। शियो ने तेजी से सहमति दी। चलो पहले कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब सूरज अभी स्ट्रांग है। ठीक है। फोर्स ने लेमानोस ट्रेवल्स पकड़ा और धीरे धीरे आधा गिरा आधा ठेवा हुआ आचीन कासल की ओर बढ़ी। वे दोनों सामने पहुंची, जहां प्रवेश द्वार 2/3 पत्थरों से बंद था। हरी बेलों के नीचे पत्थर की दीवारें पुरानी और घिसी पीठी दिख रही थीं, जैसे ये बहुत बहुत पुराने हों। शियो ने जल्दबाजी में अंदर नहीं गई। उसने फोर्स को बुलाया और दोनों ने घूमकर दीवारों की परिक्रमा की। जब वे वापस प्रवेश द्वार पर आईं तो शियो ने उलझन से कहा, यह कैसल प्योरली डिफेंसिव स्टाइल में बना है। यहाँ रहते कैसे थे? और कई अजीब फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने पहले नहीं देखे। इसे लेट 4th एपॉक या उससे भी पुराना लग रहा है। फोर्स ने कहा, क्या डिफेंड करने की जरूरत थी? बीस्टमैन या ट्रियंट्स? वे तो कैटेक्लिज्म के बाद नष्ट हो गए। क्या ये 2nd या 3rd एपॉक का बिल्डिंग है? उसने टेरेन देखा और एंट्रेंस छोड़कर एक रिलेटिवली इंटैक्ट दीवार तक पहुंची। उसने हथेली रखी। यद्यपि उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम थी, पर एक्सप्लोरेशन के मामले में वह अच्छी थी। उसके हाथ के सामने एक इल्यूजरी लाइट प्रकट हुआ और फोर्स और शियो दोनों तुरंत अंदर प्रवेश कर गए। पहली चीज जो दिखी वह एक ढही सी सीढ़ी और ऊपर से गिरा मलबा था। ऊपर से शुद्ध सनलाइट अंदर गिर रही थी। मेसनरी और सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े थे। जमीन पर ना एनिमल ड्रॉपिंग्स थी, ना हरी घास। हवा की वूश हड्डियों तक ठंडी लग रही थी। और ये दोपहर थी। फोर्स ने अपनी स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट की, पर वहां कोई स्पिरिट बॉडीज नहीं दिखे। पर दाईं तरफ एक बची हुई स्टोन स्टेयरकेस थी, घिसी पिठी, पर वह नीचे अज्ञात स्थान की ओर बढ़ती दिखी। चलें? फोर्स ने शियो की ओर देखा और सुझाव दिया। उसके हिसाब से बाकी जगहें या तो कोलैप्स थीं या सारा मलबा बिखरा हुआ। अच्छा ओवरव्यू लेने के लिए यह सीढ़ी नीचे जाकर देखने लायक थी। शियो ने चारों ओर देखा और हल्की सी हाँ में सिर हिलाया। ठंडी हवा नीचे इकट्ठा हो रही है। शायद सारे व्रेट्स और घोस्ट्स वहीं छिपे हैं जहां यह स्टेयरकेस ले जाती है। हाँ। फोर्स ने सावधानी से मटमैली सीढ़ी पर कदम रखा और नीचे बढ़ी। कदमों पर कंकड़ जमे थे। सीढ़ियां नैरो थीं, एक ही आदमी एक बार में उतरता।
वे स्पाइरल कर रही थीं और फॉर्स का मन कांप उठा। टैप 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 उनके कदम एको करते गए और भीतर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। शियो ने अपने हाथ में लैंटर्न जलाया और फॉर्स ने लेमानोज ट्रेवल्स खोला। एक पेज स्वाइप करते ही गर्म और तेज रोशनी निकली जो मटमैली सीढ़ियों को इल्यूमिनेट कर गई। सर्द हवा उनके चारों ओर झकझोरती रही। दोनों नियरली ओवर रिएक्ट करके फैंटम एनिमीज पर हमला कर देती। टैप 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 नैरो और सन एनवायरनमेंट में फॉर्स ने नीचे कदम रखा और ठोस जमीन पर पहुंची। वह इरादे से बोलती कि ऐसी जगहों पर ज्यादा देर रुकना पागलपन है, पर माहौल इतना भारी था कि वह मुख नहीं खोल पाई। वह डरती थी कि आवाज से कुछ बुरा हो सकता है। ऊपर तैरती लाइट की मदद से फॉर्स ने आगे देखा। सीढ़ी के अंत में एक बड़ा हॉल था, लगभग 10 मीटर ऊंचा। जमीन पर काले टाइल्स बिछे थे और उनमें से पानी की बूंदें रिस रही थीं। हर तरफ डैमेज के निशान थे। कई मीटर्स बाद जहां रोशनी पहुंचने में असफल थी, वहां धौरे ब्रॉन्ज द्वार खड़े थे, ऊंचे और चकाचौंध से खाली। दीवारों के किनारे से पत्थर उड़ चुका था, मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं और नीचे का डार्क ब्राउन मिट्टी दिखने लगी थी। दरवाजे की सतह पर घने प्रतीक और अजीब पैटर्न उत्केरे गए थे, ऐसे जैसे कुछ सील कर रहे हों या बाहर की किसी चीज को रोक रहे हों। फॉर्स ने धीरे से पूछा, इतने बड़े दरवाजे देखे हैं तुमने पहले? शियो ने सिर हिलाया। नहीं। फॉर्स ने सांस ली। पता नहीं इन दरवाजों के पीछे क्या है। क्या यही वजह है कि यहाँ कासल बनाया गया कि जो भी पीछे है उसे बाहर आने से रोका जाए? शियो ने चारों ओर मुआयना किया, पर कोई म्यूरल्स नहीं मिले जो क्लू दें। पर जैसे ही वे ब्रॉन्ज डोर के पास गए, जमीन से और ज्यादा पानी रिस रहा था और वहां थोड़े सिल्वर ब्लैक तीर जैसे अबेंडेंट स्वॉर्ड्स जमीन पर पड़े थे। 4th और 5th एपॉक में म्यूरल्स कॉमन थे और कैटेक्लिज्म से पहले एल्फिन रूइंस में भी सुपरनैचुरल बीइंग्स म्यूरल्स का इस्तेमाल करते थे अपनी देवताओं की स्तुति और रोजमर्रा की बातें रिकॉर्ड करने के लिए। शियो ने बाउंटी हंटर की तरह अपनी नॉलेज बताई। फॉर्स ने सिर हिलाया और कहा, यह कासल मेरी कल्पना से ज्यादा मैजिकल है। उस समय वह हेजिटेट करने लगी, छोड़कर मिस्टर वर्ल्ड की मदद मांगने तक के विचार आए। टैरो गैदरिंग्स में लिटिल सन की सुनाई हॉरर स्टोरीज से उसकी हिम्मत घबराई हुई थी। शायद नकली क्लूज पास आकर क्लोजर जाने से और पता चले। शियो ने साहस दिखाते हुए कुछ कदम आगे बढ़े और उस हैवी सील डोर के करीब गईं। फॉर्स ने लेमानोज ट्रेवल्स कसकर पकड़ा और जल्दी से पीछे पीछे चली। जैसे ही वह चली, फॉर्स की नजरें अचानक चमकती लालिता पर ठहर गईं, जो काले टाइल्स की दरारों से रिस रही थी। अब वह पानी नहीं बल्कि खून जैसा स्टैगरिंग लाल था। फॉर्स तुरंत ब्रॉन्ज ग्रीन कवर वाले नोटबुक खोली और शियो की ओर एक नजर डाली। शियो का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें डार्क ग्रीन थीं और होंठ लाल। उसके आसपास अंधेरा और ग्लूम था और उसकी एक्सप्रेशन डिस्टॉर्टेड दिख रही थी। अब शुरू होता है चैप्टर 955 एंशिएंट रेत। फॉर्स की प्यूपल्स इतनी फैल गई मानो ज्यादा रोशनी अपनी आंखों में खींचने की कोशिश कर रही हो ताकि वो शियो की हालत ठीक से देख सके। तभी उसके समक्ष खड़ी रोशनी अचानक कैमरे की फ्लैश से कई गुना तेज चमकी और चारों तरफ सफेदी पसर गई। उसके बाद उसने लेमानोज ट्रेवल्स पर उंगली स्वाइप की और उसकी एड़ियों से काले धुएं की तरह घना फॉग उठकर उसके चारों ओर घेर लिया। वो मोटा काला धुआं जल्द ही हथेली के आकार के इल्यूजरी बैट्स में बदल गया और भूमिगत हॉल के चारों ओर उड़कर फैल गया। ये था विंग्स ऑफ डार्कनेस, जिसे द मून ने लेमानोज ट्रेवल्स में दर्ज किया था। असल में ये एबिलिटी स्पीड बढ़ाती है, अस्थायी उड़ान देती है और खून चूसने वाले बैट्स की भीड़ पैदा करके दुश्मन पर वार करती है। पर फॉर्स ने इसे अटैक के लिए नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया था। इल्यूजरी बैट्स उड़ते ही फॉर्स का स्थान खाली था और कुछ ही पलों में वो अपनी जगह से 10 मीटर से भी ज्यादा दूर दिखाई दी। जैसे ही उसने अपने आप को बचाया, फॉर्स ने घबराकर शियो की ओर देखा, जिसकी हालत अब असामान्य लग रही थी। पर शियो असल में थोड़ी सी उलझी, सुनहरे बालों वाली और धूप के कारण हल्की भूरी त्वचा वाली दिखी। वो हैरान लग रही थी कि फॉर्स इतनी जोर जबरदस्ती से रिएक्ट कर रही है। किसी तरह के रेत प्रभाव के लक्षण नहीं दिख रहे थे। क्या हुआ? शियो ने सतर्क होकर पूछा। फॉर्स ने आंखें आधी बंद करके सीधे जवाब न देते हुए लेमानोज ट्रेवल्स के पन्ने पलटते हुए पूछा, शियो, तुम्हारी लंबाई कितनी है? कुछ देर में शियो ने कहा, 152। क्या ऐसा नहीं है? जैसे ही उसने कहा, फॉर्स की उंगली नोटबुक के उन पन्नों पर सरकी जिन पर सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स भरे थे। खामोशी से एक पवित्र रोशनी, जिसमें ज्वाला भी थी, ऊपर से तीव्रता से नीचे आई और शियो पर चमकी, फिर सूर्य सी लहर बनकर बाहर फैल गई। जो ही तेज रोशनी फॉर्स की आंखों में चुभी, उसने देखा कि हॉल ढह गया और आसपास का स्थान कांच की तरह टूट रहा है। पर यह एहसास एक झटके में गायब हो गया। फॉर्स ने पता लगाया कि वो अभी भी अपनी असली जगह पर थी, वो भागी नहीं थी। क्या यह सब भ्रम था? वो तुरंत मुड़ी और देखा कि शियो भारी दरवाजे के डैमेज की ओर देख रही है। फॉर्स ने सोचा और फिर दोबारा पूछा, शियो, तुम्हारी लंबाई कितनी है? शियो ने आश्चर्य से कहा, ऐसी बेतुकी बातें करना बंद करो।
जैसे ही उसने कहा, फॉर्स की उंगली नोटबुक के उन पन्नों पर सरकी जिन पर सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स भरे थे। चुपके से एक पवित्र रोशनी जिसमें ज्वाला भी थी ऊपर से तीव्रता से नीचे आई और शियो पर चमकी, फिर सूर्य सी लहर बनकर बाहर फैल गई। जो ही तेज रोशनी फॉर्स की आंखों में चुभी, उसने देखा कि हॉल ढह गया और आसपास का स्थान कांच की तरह टूट रहा है। पर यह एहसास एक झटके में गायब हो गया। फॉर्स ने पता लगाया कि वो अभी भी अपनी असली जगह पर थी, वो भागी नहीं थी। फॉर्स ने सोचा और फिर दोबारा पूछा, शियो, तुम्हारी लंबाई कितनी है? शियो ने आश्चर्य से कहा, ऐसी बेतुकी की बातें करना बंद करो। फॉर्स ने राहत की सांस ली और फिर जल्दी से अपने एक्सपीरियंस को शियो को बताया। कुछ पल सोचने के बाद शियो ने लैंटर्न वाले हाथ से फॉर्स की बाह को धक्का दी और बोली, वापस हटते हैं। शायद जितना पास जाएंगे उस दरवाजे के पास हेल्यूसिनेशन उतनी ही आसान होगी। हाँ, ये हो सकता है। फॉर्स ने सहमति में सर हिलाया और कुछ कदम पीछे खिसकी। फिर वहां उन्होंने देखा क्यों यहां कोई रेत या घोस्ट दिख नहीं रहे हैं। ऐसे माहौल में उन्हें होना चाहिए था। शियो ने ध्यान से देखा और फिर फॉर्स के सर के ऊपर तैरती हुई लाइट के ब्लॉक पर नजर टिकाई। इसे बुझाकर देखो, उसने सुझाव दिया। फॉर्स को समझ आ गया और उसने प्रकाश को डिस्पेल कर दिया। खामोशी और अंधेरा फिर हॉल पर छा गया। सिर्फ शियो के लैंटर्न की फीकी पीली रोशनी पीछे से मुकाबला कर रही थी। तभी फॉर्स ने अपनी स्पिरिट विजन में दो आकृतियां देखीं जो ब्रॉन्ज डोर के करीब थीं। एक औरत थी, घुंघराले बालों वाली नाइट की ट्राउजर्स और चलने में सुगम एक रंग बिरंगी शर्ट पहने। दूसरा एक पुरुष था, सिल्वर ब्लैक आर्मर में, हाथ में एक जंग लगी हुई तलवार जो टूटने ही वाली थी। पहली वाले का चेहरा धुंधला था। वो बार बार दरवाजे और जहां फॉर्स और शियो खड़ी थी उसके बीच घूमती रहती थी। दूसरा दरवाजे के पास टहलता और कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता था। ये दोनों एंशिएंट रेट्स हैं, फॉर्स ने शियो को धीमी आवाज में बताया। मैं भी उन्हें देख पा रही हूं, वो छुपे नहीं हैं। शियो ने अपनी पीठ झुकाकर तैयार होकर कहा। फॉर्स ने उसे शांत किया, जल्दी मत करो, हमें पक्का नहीं यही हमारे टारगेट है। वो 3 कदम आगे बढ़ी पर दोनों धुंधली आकृतियां उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थीं। फॉर्स ने हट तक पूछा, मैडम, आप क्या ढूंढ रही हैं? रेत से संवाद पॉसिबल था, पर फॉर्स को उम्मीद नहीं थी कि उससे फायदा मिलेगा। औरत ने सपाट स्वर में जवाब दिया, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं, वो यहां का एक गार्ड था। फॉर्स ने चुपचाप पूछा, वो कहां गया? शियो नजदीक आई और पूरी सतर्कता लिए खड़ी रही। औरत ने कहा, वो यहां गार्ड था। उसने कहा कि डोर के पीछे से मैजिकल पावर रिस रही है जो उसके साथी को करप्ट कर रही थी। उसने मुझे मैसेंजर के साथ भगा दिया। उसने कहा मैं सुरक्षित बाहर पहुंच जाऊंगी, पर मैं उसके साथ जाना चाहती थी। मैसेंजर भेजने के बाद मैं वापसी कर नीचे आ गई, पर अब उसे नहीं ढूंढ पा रही। किले की उम्र एपॉक से भी पुरानी थी। अंतिम डिफेंडर्स अब एंशिएंट रेत बन गए थे। फॉर्स का मन पिघल गया, उसकी करुणा ने उसे रोक दिया। वो चुपचाप एंशिएंट फीमेल रेत के चारों ओर चक्कर लगाकर ब्रॉन्ज डोर के पास गई। अब हेल्यूसिनेशंस नहीं हो रही थीं, ऐसा लग रहा था कि ये भ्रम उसी महिला के सबकॉन्शियस से उभर रहा था। फॉर्स ने जंग लगे किनाइट से कुछ दूरी बनाए रखकर पूछा, सर, आप क्या कर रहे हैं? वो किनाइट रुका और हमिंग स्वर में बोला, मैं डोर ऑफ ब्लैकनेस की रक्षा कर रहा हूं। मुझे यकीन दिलाना है कि मेरी पत्नी सुरक्षित निकल गई। अगर तुम उसे मिलो, बताना कि उसका किनाइट उसकी खातिर आखिरी दम तक लड़ेगा। डोर ऑफ ब्लैकनेस? हाँ, पर वो तो ब्रॉन्ज डोर था। उसने कहा कि वो वहां खड़ा है ताकि उसकी पत्नी बच सके। फॉर्स चौंक गई। ये महिला और ये पुरुष एक दूसरे की कहानी के दोनों हिस्से ही तो थे। उसने पीछे हटकर सांस ली और देखा वो बार बार दरवाजे के पास आते और फिर वापस हटते। लगभग 1600 साल से ऐसा चलता आया होगा। फॉर्स ने शियो की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। फॉर्स चौंक गई। कितनी भावुक है तुम्हारी नेचर। फॉर्स ने महिला रेत को चिल्लाकर कहा, दरवाजे को देखो, तुम्हारा पति वहीं है। औरत ने चलते हुए पहले फॉर्स को देखा और फिर दरवाजे की ओर देखा। उसकी खाली निगाह किनाइट के पार और पीछे तक पहुंची। क्यों मैं उसे नहीं ढूंढ पाती? उसने बार बार कहा और वही दौड़ दोहराया। फॉर्स के अंदर एक अवर्णनीय दर्द उभरा और जैसे ही वो फिर चिल्लाने लगी, किनाइट ने फॉर्स और शियो की ओर देखकर कहा, तुम लोग कौन हो? तभी फीमेल रेत ने शियो और फॉर्स की ओर फिर से देखा। फॉर्स को अचानक ठंड का एहसास हुआ। उसकी सोच धीमी पड़ने लगी, शरीर में ठंड फैल गई और मांस और जोड़ जमने लगे। शियो भी उसी हाल में आई। लैंटर्न की रोशनी फीकी पड़ गई। तभी शियो की आंखों में 2 बिजली के तार चमके। इस पर मेल रेत ने दर्दनाक चीख लगाई और पतला पड़ने लगा। शियो झट से फ्रोजन स्टेट से निकलकर अपनी ट्रायंगुलर ब्लेड फेंक दी। ब्लेड के टिप पर इल्यूजरी लाइटनिंग भंवर बनकर फीमेल रेत में घुस पड़ी। साइकिक लैशिंग। फीमेल रेत चीखी और कमजोर पड़ गई। फॉर्स तुरंत जागी और लेमानोस ट्रैवल्स पर उंगली सरकाई।
छाया से जीवन एकदम खिंचाया काला चेन बनकर मेल रेत को बंधने के लिए गिर पड़ा। उसने उसकी माउथ सील कर दी। अबिस चेन्स। इसी बीच शियो आगे निकली और एक इल्यूजरी ब्रांड लगाकर फीमेल रेत को दबोच लिया। फॉर्ज ने संयम से काम लिया और लिमानोस ट्रैवल्स के पन्ने पलटकर उंगली सरकाई। हवा से सिल्वर लाइटनिंग शाखाएं निकली और मेल रेत पर टूट पड़ी। पूरा क्षेत्र लाइटनिंग के हेलस्केप में बदल गया। आखिरकार एक होली पिलर ऑफ लाइट मैनिफेस्ट हुआ। फ्लेम्स उसके चारों ओर घूमते हुए मेल रेत को घेर कर उसे पूरी तरह शुद्ध कर दिया। एक एनिमी नष्ट होने के बाद फॉर्ज ने शियो के साथ मिलकर फीमेल रेत पर वार किया। उसने लिमानोस ट्रैवल्स की शक्तियों का उपयोग करते हुए समझदारी से कॉम्बिनेशंस निभाए। शियो के सप्रेशन के साथ रिस्ट्रेंट और ऑफेंस का ऑल्टरनेटिंग तालमेल बनाकर जल्दी उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। फॉर्ज ने राहत की सांस ली और बैटलफील्ड की ओर आश्चर्य में देखा। क्या बस इतना ही था? उसने भीतर से कहा। वो सोच चुकी थी कि ये दो एंशिएंट रेट्स कुछ यूनिक पावर्स रखते होंगे और सब सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स के बस की बात नहीं होगी, पर सब कुछ अपेक्षाकृत स्मूथली हो गया। अब उसे सच में लिमानोस ट्रैवल्स की महिमा का एहसास हुआ और वो अगली सीक्वेंस की उम्मीद करने लगी, एक स्क्राइब के रूप में। शियो कुछ सोचकर बोली, कोई आश्चर्य नहीं कि डेमीगॉड्स के नीचे बहुत कुछ बियॉन्डर्स की संख्या कोऑपरेशन और पावर्स के इस्तेमाल पर निर्भर करता है, सीक्वेंस से ज्यादा। ठीक उसी समय दरवाजे के पीछे से नॉकिंग की आवाज गूंजी। उसने हॉल की खामोशी तोड़ दी। अब शुरू होता है चैप्टर 956 द थिंग्स बिहाइंड द डोर। ब्रॉन्ज दरवाजे के पीछे वो धक्कों की आवाज रुकी नहीं, जैसे किसी प्राचीन दूर के अतीत से आ रही हो। पूरे भूमिगत हॉल में गूंजती रही। फॉर्स ठहर गई और कांप उठी। शब्द दबाकर बोली, उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? शियो ने सच्चाई जैसा सिर हिलाया। मुझे पता नहीं। उसका गला सूखा सा हो गया था और उसने अनायास निगल लिया। उसका दाहिना हाथ, जिसने अभी अभी अपना ट्रायंगुलर ब्लेड उठाया था, कड़ी पकड़ में था। जॉइंट उभर रहे थे और नसें उबलती नजर आ रही थीं। धक्कों की लय वैसे ही लगी रही। हर आवाज फॉर्ज और शियो के दिल पर वार करती और उनके बाल खड़े कर देती। ये बाहर नहीं आ पाएगा ना? अगर आसानी से निकल सकता तो आज तक क्यों रुका रहता? फॉर्ज ने बुंदी सी आवाज में खुद को मनाया। शियो ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे हम चले जाएंगे। उस हालत में फॉर्ज की क्यूरियोसिटी उसके इन्नेट डर से हारी हुई थी। ठीक उसी समय ग्लोइंग डस्ट जैसे टुकड़े जमीन पर मोती बनकर गिरने लगे और दो ढेर बन गए। उनके आसपास लगभग निर्गठित रेमनेंट स्पिरिचुअलिटी कंडेंस होकर एक पतली एथीरियल क्रिस्टल बन गई। क्रिस्टल और डस्ट के साथ दो आइटम्स भी प्रकट हुए। एक रिंग जैसा पारदर्शक जो कोई करोडेड रिंग हो, दूसरा एक क्रिस्टल से खुदा हुआ आय जिसके अंदर हल्का काला गैस घूम रहा था। फॉर्ज को एकाएक समझ आया कि एंशिएंट रेत एक घोस्ट लाइक क्रीचर था जिस पर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चिपक गई होती है। उनका कर्स्ड आइटम उनके जिंदा रहते किसी विशिष्ट चीज से जुड़ा होता और कैरेक्टरिस्टिक के साथ फ्यूज होकर उनकी मौजूदगी का आधार बन जाता। इसलिए अलग अलग रेट्स के कर्स्ड आइटम्स का आकार और रूप भी अलग अलग होता। और जो डस्ट है वो उनकी शक्ति का स्रोत, रेमिनेंट स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेंट्रेटेड रूप, करीब करीब मॉन्स्टर के ब्लड और इंग्रेडिएंट्स जैसा होता है। ब्रॉन्ज दरवाजे के पीछे मौजूद एंटिटी दबाव बनाए हुए थी, बार बार उनकी मानसिकता पर टेस्ट कर रहा था। डर और सावधानी में दोनों के शरीर इतने जोर से कांप रहे थे कि उन्हें लगा दरवाजा भी थरथरा रहा है। उनके दिल गले में धमक रहे थे। सीढ़ी की ओर भागने का मौका हमेशा था, पर फॉर्ज ने एंशिएंट रेट्स का पाउडर और कर्स्ड आइटम्स पूरी तरह बनने तक इंतजार किया। उसने शियो को सतर्क रहने का संकेत दिया। बारीक से झुककर 3 स्क्वायर मेटल बॉक्सेस निकाले जो वो लेकर आई थी। कुछ देर हेजिटेशन के बाद फॉर्ज ने शियो की ओर देखा और कहा, ये दोनों रेट्स इतने समय से एक दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इनकी चीज़ों में से थोड़ा सा अलग कर दूं और इन्हें साथ ही दफना दूं। तुम एक कर्स्ड आइटम ले लो, मैं डस्ट का डोज लूंगी, बाकी स्पिरिचुअलिटी बांट लेंगे, ठीक है? शियो ने बिना झिझक हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है। फॉर्ज ने चुपचाप सांस ली, होठ कसकर लिमानोस ट्रैवल्स ओपन किया और एक पन्ने पर उंगली सरकाई। उसके दाहिने हाथ की 5 नाखून अचानक लंबे और तेज हो गए। काले पैटर्न्स और सिंबल्स उनके ऊपर फैल गए। ये सैंग्वीन का क्लॉ ऑफ करोजन था। उसने जमीन में एक छेद आसानी से खोद दिया, करोजिव मार्क छोड़ते हुए। फिर उसने क्रिस्टल आईबॉल जैसा कर्स्ड आइटम और उस डस्ट का ढेर छेद में रखा और खुद खोदी हुई मिट्टी से ढक दिया। अपनी नाखूनों से उसने फ्लैटेंड जमीन पर एपिटाफ लिखा, रिटर्निंग फॉर यू।
डिफेंडिंग फॉर यू, टुगेदर फॉरएवर। इस कार्य के बाद फॉर्ज ने सुना कि पीछे की ओर धक्कों की आवाज और जोर से होने लगी। बैम! वो डरकर कूद पड़ी और बची हुई डस्ट, रिंग शेप्ड कस्ड आइटम और रेमिनेंट स्पिरिचुअलिटी तीनों अलग अलग मेटल बॉक्सेस में रख दिए। फिर उसने बॉक्सेस छुपाए, खड़ी हुई और शियो के साथ धीरे धीरे घुमावदार सीढ़ी की ओर बढ़ने लगी। बैंग बैंग बैंग! ब्रॉन्ज दरवाजे की आवाजें बढ़ती गईं। दोनों ने अनायास दांत कस लिए और सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो जितनी तेज चल सके दौड़ने लगे, गिरने और व्हील की तरह लुढ़क कर नीचे जाने की संभावना की परवाह किए बिना। आखिरकार फॉर्ज और शियो ने सनलाइट देखा। ऊपर से बाहर की रोशनी सीढ़ियों पर चमक रही थी, ब्राइट, प्योर और वार्म। और उसी क्षण भूमिगत की खटखट अचानक बंद हो गई, बिना किसी फॉलोअप के। फॉर्ज और शियो ने एक दूसरे को देखा, रफ्तार धीरे की और कुछ बड़े कदमों में वो अबैंडन्ड एंशिएंट कासल के टॉप पर लौट आए। दोनों खामोशी से वहां से निकलकर जंगल की परिधि में आ खड़े हुए। कुछ आगे चले तो फॉर्ज धीरे से होठ पसकर बोली, बहुत डरावना था। दरवाजे के पीछे जो था उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, ना तो दिखाई दिया, पर फिर भी ये एंशिएंट रेत से ज्यादा भयानक था। मेरे पिछले अनुभवों में भी ऐसा नहीं था। उन कुछ मिनटों में मैं अलग अलग भयानक मौतों की कल्पना कर रही थी, पर सबसे ज्यादा डर तो उन धक्कों की आवाज थी। शियो ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगा जैसे मैं किसी खाई के किनारे चल रही हूं। तभी फॉर्ज ने देखा कि शियो की नाक से दो लाल धारा बह रही थीं। शियो, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है? फॉर्ज चौंकी। शियो की प्यूपल्स फैल गईं। तुमको भी? फॉर्ज ने खाली हाथ आगे बढ़ाकर उसकी नाक पहुंची। हाथ गर्म और चिपचिपा था। उसने अपनी दाहिनी हथेली पर देखा, लाल खून चिपका था, चमकीला और गहरा। क्या ये अति आशंकित होने का फल है? फॉर्ज ने हैरानी में कहा। पर फिर उसने देखा कि सूर्य की किरणें पेड़ों के पार से गिरते हुए उसकी कलाइयों पर एक फीके काले धब्बे उभर रहे थे। धीरे धीरे वो फैलने लगे और उसकी भुजाओं और हाथ की पुष्ट पर काली जगहें बढ़ीं। फॉर्ज चिल्लाई और शियो की तरफ देखा। उसके चेहरे और गर्दन पर भी काले धब्बे फैल गए थे। ये नॉर्मल नहीं है, फॉर्ज चिल्लाई। शियो ने अचानक याद दिलाया, क्या तुमने वो महिला वृद्ध की बात नहीं सुनी? उसने कहा था कि गार्ड्स को वो ताकत करप्ट कर रही है जो दरवाजे से रिस रही है। क्या हम भी करप्ट हो रहे हैं? फॉर्ज कुछ क्षण के लिए हैरान रही, फिर भारी आवाज में हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हो सकता है। फॉर्ज ने जल्दी से अपनी तैयारी की दवाइयां निकाली और शियो को कुछ दे दी। फिर उसने 2 शीशियां गटक लीं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। काले धब्बे बढ़ते गए और उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। फॉर्ज, जिसके बचने की कोशिशें नाकाम रहीं, ने अपना दिल महसूस किया। शरीर में कमजोरी आने लगी। वो होठ कांपते हुए दांत जोड़े और शियो से धीरे दूर चली गई। उसने सिर झुकाकर मिस्टर फूल का सम्मानजनक नाम उच्चारा। लगभग 10 सेकंड में उसने लाल डार्क रोशनी दिखाई दी जो उसकी तरफ लहराई। वो रोशनी उसकी तरह ज्यों का त्यों उसे घेर लिया। वो हुंकार और चीखें गायब हुईं और फॉर्ज ने वही पुरानी मॉडल टेबल और 10 हाई बैक चेयर्स देखीं। उसे समझ आया कि चक्रा और ब्लर्ड विजन गायब हो गया। उसके स्पिरिट बॉडी पर वो भयानक काले धब्बे अब नहीं थे। आपकी आत्मा किसी शक्ति से करप्ट हुई थी, अब ठीक है। ग्रे फॉग से ढके हुए उस टेबल के सिर पर बैठे आकृति ने शांत स्वर में कहा। फॉर्ज तुरंत उठी और झट से झुककर बोली, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पर जैसे ही वो मिस्टर फूल से शियो के बचाने का अनुरोध करने ही वाली थी, दृश्य फिर लाल हुआ और रोशनी ऊपर उठी। कुछ ही पल में वो खुद को डिलेर फॉरेस्ट के असली संसार में पाई। काले धब्बे उसकी हथेलियों से तेजी से फेड हो रहे थे और नाक से बहे खून भी बंद हो चुका था। वो लौटकर अपनी देह में आई और देखा कि शियो एक पेड़ के पास कमजोर होकर गिरी हुई थी। उसका चेहरा काले धब्बों से डरावना दिख रहा था। गर्दन के दोनों तरफ मांस जमे हुए थे और दिमाग घूम रहा था। फॉर्ज दौड़ी, उसके कंधों को दबाया और जल्दी से बोली, मेरे पास तुम्हें बचाने का तरीका है, बस मेरी बात मानो। पुराने हर्मीज में ये कहो, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा। शियो मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें घुमा पाई। फॉर्ज की ओर 2 सेकंड तक देखकर उसने भारी स्वर में कहा, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा। ऊपर ग्रे फॉग में जो रहबर है, वो येलो और ब्लैक का राजा जो गुड लक देता है। जैसे ही उसने कहा, डार्क रेड स्टारलाइट वॉइड से निकली और उस पर लहराई। असंगत रौहिक चीखें कुछ पल के लिए गूंजी, फिर खामोश हो गईं। शियो ने खुद को एक प्राचीन और शाही महल में पाया। वो एक मॉडल ब्रॉन्ज टेबल के पास बैठी थी। उसके पैर के नीचे एक बाउंडलेस ग्रेश व्हाइट फॉग फैला हुआ था। सामने एक ऊंचा आकार उसे नीचे देख रहा था। ये दृश्य अजनबी भी था और परिचित भी, क्योंकि उसने पहले इसे एक ड्रीम में देखा था, पर एक्सॉर्सिज्म के बाद उसे ये फिर नहीं मिला। शियो को एक झटके में लगा वही प्यूरिफिकेशन बेअसर था। उसने शांति से उस ग्रे फॉग में लिपटे हुए आकृति को झुककर प्रणाम किया। क्या आप येलो और ब्लैक के महाराजा हैं? उसने पूछा, पर वो हैरान या डरा हुआ नहीं था, जैसे उसने इसकी उम्मीद पहले से कर रखी हो। मुझे मिस्टर फूल कहा जाता है, बैठ जाओ।
उस एपिक आवाज वाले आकृति ने शांत उत्तर दिया। शियो ने फिर झुककर बैठना स्वीकार किया और निश्चय किया कि वो ठीक हो चुकी है। उसने चारों ओर देखा और पूछा, हॉनेबल मिस्टर फूल, क्या फॉर्सवॉल का भी यहाँ कोई स्थान है? द फूल ने हल्का सिर हिलाया। हाँ। शियो चुप रही और सीधे पूछा, मैं भी उसके जैसा जुड़ सकती हूँ क्या? द फूल ने हल्की हंसी दी। ये गैदरिंग है जो अपनी तरफ से आयोजित है, पर मेरी तरफ से बुलाया गया है। अभी एक सीट खाली है, तुम ज्वाइन कर सकती हो। एक कार्ड चुनो। वे मेजर अरकाना के किसी एक कार्ड को कोड नेम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शियो ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। हाँ मिस्टर फूल। भोर के थकी हुए हाथों जैसे ही उसने डेक में हाथ डाला, टैरो का एक कार्ड सामने आया। उसने कार्ड को काटा, एक कार्ड निकाला और पलटा। उस कार्ड पर एक एंजल था, ट्रम्पेट लिए हुए, सोए हुए मृतकों को सैल्वेशन का इंतजार करते हुए। जजमेंट कार्ड।